हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं शिवांश द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के टेक्नीशियन एग्ज़ाम के क्रैश कोर्स की आज ये 12th नंबर की क्लास है। और आज की क्लास में हम मेमोरीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें हम मेमोरी, टाइप ऑफ मेमोरी, रैम और रोम के बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले 11th क्लास हो चुकी हैं, तो इनको अगर आप देखना चाहें तो आपको इस वीडियो के प्लेलिस्ट में जाना है। आपको डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। उस प्लेलिस्ट के माध्यम से जितनी भी क्लासेस हैं वो सीक्वेंस वाइज आप देख सकते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप किसी भी प्रकार की टेक्नीशियन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो इसरो हो, डीएमआरसी हो या फिर कोई सा भी आपका टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हो, उसके लिए अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स ट्रेड के अंतर्गत आने वाली पोस्टों की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आप हमारे हैंड रिटन पीडीएफ नोट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको कम्प्लीटली थ्योरी मिलेगी, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस मिलेंगे और जिस भी टॉपिक से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं और जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं उन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आपको इस पीडीएफ कोर्स के माध्यम से मिलेंगे। तो इसके लिए आपको इस दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है। बाकी की जानकारी आपको इसी व्हाट्सएप पर मिलेगी और इसी व्हाट्सएप के थ्रू आपको ये पीडीएफ कोर्स भी मिलेगा। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास का टॉपिक है हमारा मेमोरीज। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना जो लोग भी इसकी तैयारी करते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को ये चैनल नहीं मिल पाता है क्योंकि इस चैनल पर उतने व्यूज़ नहीं आ पाते, तो जो यूट्यूब है उसको नहीं कर पा रहा है। इस वजह से आप इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ, तो वो लोग भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेमोरीज क्या है? मेमोरी एक डिजिटल कंप्यूटर का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। जो भी आप अगर कंप्यूटर की बात करें तो उसके तीन मेन पॉइंट होते हैं। मेन पॉइंट कौन कौन से होते हैं? अगर हम इसकी बात करें तो एक इनपुट होगा, एक आउटपुट होगा और आउटपुट के बीच में एक सीपीयू होगा। सीपीयू यानी कि कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट के भी तीन पार्ट होंगे। तीन पार्ट में कौन कौन सा होगा? एक अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होगा और एक आपका कंट्रोल यूनिट होगा और थर्ड पार्ट होगा इसका मेमोरी। मेमोरी में क्या होता है कि किसी भी कंप्यूटर में जितने भी उसके सिस्टम हैं, जिन भी प्रोग्राम को उसमें रन करना है, जिन भी प्रोग्राम को उसमें प्रोसेस करना है, तो उसका जो भी डेटा है, उसके जितने भी रूल्स हैं, उसके जितने भी आंकड़े हैं, उन सभी को कहीं ना कहीं पर स्टोर करने की ज़रूरत होती है और इसी ज़रूरत को मेमोरी के माध्यम से पूरा किया जाता है। तो कंप्यूटर में जो है जो मेमोरी है वो उसमें सभी प्रकार के प्रोग्राम को स्टोर करने की इतनी कैपेसिटी नहीं होती है। तो इसकी जगह पे मेमोरी में आवश्यक जगह नहीं होने की वजह से इन प्रोग्रामों को अन्य डिवाइसों में रखा जाता है जो कि इसके बैकअप का काम करती है। और सीपीयू के साथ जो भी मेमोरी कनेक्ट होती है उसको मेन मेमोरी कहते हैं। और जो डिवाइस बैकअप का काम कर रही होती है, यानी कि जिसको हम सेकेंडरी मेमोरी भी कह सकते हैं, उसे ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि सीपीयू, पहला क्वेश्चन तो आपका यही बन जाता है कि सीपीयू से जो मेमोरी कनेक्ट होती है उसको कौन सी मेमोरी कहा जाता है? तो उसको मैन मेमोरी कहा जाएगा। और मैन मेमोरी में इतनी जगह नहीं होती है कि उसमें सारे प्रोग्राम को ही फिट कर दिया जाए, तो इसके लिए हमें एक दूसरी मेमोरी की ज़रूरत होती है, इसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो डिवाइस बैकअप जो स्टोर देती है उस मेमोरी के टाइप को क्या कहते हैं? तो उस मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं, जिसमें क्या होगा कि जितनी भी एक्स्ट्रा डेटा होगा, जितना भी प्रोग्राम होगा, उसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी में अंदर रख सकते हैं और अगर उसकी ज़रूरत होती है तो फिर उस डेटा को मेन मेमोरी में लेकर के उसको काम किया जा सकता है उसमें। अब मेमोरी के टाइप के बारे में बात कर लें तो मेमोरी जो होती है वो दो टाइप की होती है। सबसे पहले होती है प्राइमरी मेमोरी, जिसको हम प्राथमिक मेमोरी कहते हैं, और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी, जिसको हिंदी में द्वितीयक मेमोरी कहा जाता है। अगर हम प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी जो है वो दो टाइप की हो जाएगी, एक कोर मेमोरी हो जाएगी और एक आपकी सेमीकंडक्टर मेमोरी हो जाएगी। तो कोर मेमोरी जो थी वो उस प्रकार की मेमोरी थी जिसमें सेमीकंडक्टर डिवाइसों का उपयोग नहीं किया जाता था। फिर उसके बाद जब सेमीकंडक्टर की जब खोज की गई तो उसके बाद जब सेमीकंडक्टर से बहुत सारी डिवाइसों को बनाया जाने लगा तो फिर सेमीकंडक्टर से जो मेमोरी है उसको भी बनाया गया। तो सेमीकंडक्टर मेमोरी की अगर हम बात करें तो ये भी आपके बहुत सारे टाइप हो जाएंगे इसमें, जैसे कि कैश मेमोरी हो गई, वीडियो रैम हो गया, फिर आपका रैम हो गया और फिर रोम हो गया। रैम और रोम की बात करें तो ये भी दो टाइप में हो जाएंगे। सबसे पहले अगर रैम की बात करें तो इसमें SRAM और DRAM। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और अगर SRAM की बात करें तो ये हो जाएगा आपका स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ड्रैम की बात करें तो ये हो जाएगा आपका डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी।
अगर हम रोम की बात करें तो ये भी आपके 3 टाइप में डिवाइड हो जाती है रोम में। सबसे पहला टाइप होता है आपका प्रोम, फिर होता है आपका ई प्रोम और फिर होता है आपका ई प्रोम। इसको हम ई स्क्वायर प्रोम भी कहते हैं इस प्रकार से। तो ये टाइप हैं आपके, इन टाइप को आपको याद रखना होगा। यहाँ से भी आपके जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं कि इसमें से कौन सा प्रकार जो है वो रोम के अंतर्गत आता है, कौन सा प्रकार रैम के अंतर्गत आता है और ये कौन सी मेमोरी के अंतर्गत आती हैं। तो इस तरीके से आपको इनका जो भी आपको इस डायग्राम में दिखाया गया है इसका क्लासिफिकेशन वो आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी जो है वो उस प्रकार की मेमोरी होती है जिनमें हम बहुत सारा डेटा स्टोर करना होता है और इनको हम अपने डिवाइस में या जो भी हमारे कंप्यूटर डिवाइस हैं उसमें हम बाहर से इसको अप्लाई करते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी जो है वो 2 टाइप की हो जाती है आपकी, एक मैग्नेटिक मेमोरी, एक आपकी ऑप्टिकल मेमोरी। मैग्नेटिक मेमोरी जो होती है वो उस प्रकार की मेमोरी होती है जिसमें जो डेटा है वो मैग्नेट के तौर पर उसमें स्टोर किया जाता है। और मैग्नेटिक मेमोरी जो है वो बहुत सारे टाइप में डिवाइड होती है, जैसे कि मैग्नेटिक बबल मेमोरी, मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक हार्ड डिस्क और ये विंसलेटर डिस्क और फिर यहाँ पे आपका मैग्नेटिक ड्रम और चार्ज कपल डिवाइस। इस तरीके से आपके ये मेमोरी जो मैग्नेटिक मेमोरी है उनके टाइप हैं। उसके बाद अगर हम ऑप्टिक मेमोरी की बात करें, जो ऑप्टिकल मेमोरी है उसमें भी बहुत सारे टाइप हो जाएंगे। सी रोम हो जाता है, WORM जिसको हम राइट वंस रीड मोर कहते हैं और ERWOD हो जाएगा DVD। इस तरीके से ये आपके ऑप्टिकल मेमोरी के अंतर्गत आने वाले क्लासिफिकेशन के पार्ट होते हैं। तो इनको आपको याद रखना होगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइए इसमें से कौन सा टाइप है, कौन सी मेमोरी के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से इस आपको पूरे के पूरे क्लासिफिकेशन चार्ट को याद करना होगा कि कौन सी मेमोरी किस कैटेगरी के अंतर्गत आती है। इसके बाद बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में। तो प्राइमरी मेमोरी जो है वो CPU से सीधे सीधे कनेक्ट होती है, जिसको हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। सीधे सीधे CPU से कनेक्ट होने का मतलब ये है कि अगर जो CPU है उसके कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को कोई भी प्रोग्राम को रन करना है और अगर वहाँ पे उसमें डेटा इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है तो वो सीधे सीधे मेन मेमोरी से ही, प्राइमरी मेमोरी से ही यहाँ से डेटा कनेक्ट करके इसके ही डेटा का उपयोग करेगा। इसका मतलब ये होगा। तो ये क्या है, आपकी मेन मेमोरी के अंतर्गत आती है और ये CPU से ही सीधी कनेक्ट होती है। और जो भी कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है वो क्या होती है, रजिस्टर से मिलकर बनी होती है और रजिस्टर को ही सेल कहा जाता है। आपको पता है कि जो रजिस्टर होते हैं वो बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप से मिलकर के बने हुए होते हैं और इसमें हर प्रकार के रजिस्टर का जो है, जितने भी टाइप के रजिस्टर यानी कि जितने भी इसमें रजिस्टर का उपयोग किया गया है उसका कोई ना कोई एक यूनिक जो है एड्रेस होता है। यूनिक एड्रेस का मतलब कि उसका कुछ यूनिक पाथ होगा और जब भी उसमें से किसी भी डेटा की ज़रूरत होगी तो उस यूनिक पाथ से उस डेटा को निकाल के मेन मेमोरी के अंतर्गत यानी कि CPU को वो डेटा प्रदान कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपके मेन जो प्राइमरी मेमोरी है वो इस तरीके से काम करती है। और अगर कंपोनेंट की बात करें, कंपोनेंट के आधार पर बात करें तो ये 2 प्रकार की हो जाएगी, एक आपकी रैम हो जाएगी और एक आपकी रोम हो जाएगी। सबसे पहले हम रैम की बात कर लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम में, तो फुल फॉर्म है इसका रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जो ये क्या है, आपकी एक अर्धचालक मेमोरी है यानी कि सेमीकंडक्टर मेमोरी है, जिसको सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के तौर पे बनाया जाता है, जैसे कि फ्लिप फ्लॉप हो गए। और फ्लिप फ्लॉप जो फ्लिप फ्लॉप है उनकी मदद से रजिस्टर को बनाया जाता है और बहुत सारे रजिस्टर को जोड़ करके रैम मेमोरी को बनाया जाता है। तो इसमें क्या है कि जितनी भी सूचनाएं हैं उनको लिखा भी जा सकता है और उनको रीड भी किया जा सकता है, इसलिए इसको रीड राइट मेमोरी कहते हैं। यानी कि इसमें हम डेटा को रीड भी कर सकते हैं और डेटा को राइट भी कर सकते हैं, इसलिए इस मेमोरी को रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और इसमें क्या है कि जो ये जो मेमोरी है वो टेम्परेरी मेमोरी कहलाती है। इसमें जो है सभी जो सेमीकंडक्टर रजिस्टर होते हैं वो समान आकार के रजिस्टर होते हैं और हर रजिस्टर का एक ना एक बाइनरी नंबर होता है और जिसको मेमोरी वर्ड कहते हैं। तो जैसे मान लीजिएगा यहाँ पे आपकी रैम मेमोरी हो गई और ये बहुत सारे यहाँ पे रजिस्टर हैं, तो कोई भी यहाँ पर रजिस्टर कनेक्ट है, जैसे इस प्रकार से बहुत सारे रजिस्टर हैं और हर रजिस्टर का कोई ना कोई अपना यूनिक एड्रेस होता है। यूनिक एड्रेस का मतलब ये हुआ कि उसका कोई ना कोई अपना कोड होगा, कि जैसे आप बहुत सारे रूम में जाते हैं तो हर रूम का कोई ना कोई कोड होता है कि ये 101 है, 102 है, इस प्रकार से कि आपको रूम, जैसे बहुत सारे एक जगह है और वहाँ पे बहुत सारे रूम बने हुए हैं तो उनका एक कोड दिया जाता है, उनका एक नंबर दिया जाता है ताकि आप उस पर्टिकुलर जगह पे पहुँच सकें। इसी प्रकार से क्या करते हैं कि रजिस्टर जो होते हैं रैम में, अगर उसकी बात करें तो उसमें रजिस्टर का एक यूनिक कोड बनाया जाता है और उस कोड का यूज़ किया जाता है मेमोरी के डेटा को निकाल कर, यानी कि उसके सही डेटा तक पहुँचने के लिए। तो कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे क्या होगा कि जैसे यहाँ पे बहुत सारे जब रजिस्टर रैम को बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे रजिस्टर का एक यूनिक एड्रेस होगा
और जब ये इसका यूनिक एड्रेस होगा, अगर हमें किसी भी सीपीयू के अंतर्गत कोई भी काम आपको वहाँ पे प्रोसेस कराना है और एक पर्टिकुलर डेटा की ज़रूरत हुई और वो डेटा मान लीजिएगा इस वाले रजिस्टर में स्टोर है, तो क्या करेंगे कि उस रजिस्टर का एड्रेस आपको वहाँ पे उस सीपीयू में डालना होगा और एड्रेस डालते ही वो यहाँ से आपका डेटा निकाल के आपके सीपीयू के लिए प्रोसेस करने के लिए डेटा को भेज देगा। अब इस रैंडम एक्सेस मेमोरी में क्या होता है कि इसमें कोई सीक्वेंस नहीं चलता है। सीक्वेंस का मतलब ये हुआ कि मान लीजिएगा ये पहला आ गया, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा, चौथा, पाँचवा, इस तरीके से। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कोई सीक्वेंस चलेगा। मान लीजिएगा अगर हमारा कोई ज़रूरी डेटा इस वाले नंबर पर है, यहाँ पे मान लीजिएगा ये फोर्थ है, 5, 6, 7 और 8। अब आपका डेटा जो है वो इस वाले रजिस्टर में 8 नंबर के डेटा में रजिस्टर है, यानी कि स्टोर है। तो आपको अब ज़रूरत इसकी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये पहले सीक्वेंस से फॉलो करेगा कि पहले नंबर के डेटा के रजिस्टर को निकालेगा, इस वाले रजिस्टर के डेटा को निकालेगा, इसके निकालेगा, नहीं। अगर आपको 8 नंबर पर ज़रूरत है तो वो 8 नंबर की सीधे सीधे निकाल सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि रैंडमली किसी भी प्रकार के रजिस्टर के डेटा को उसके एड्रेस पाथ के अनुसार उसको निकाल सकता है। तो यही इसलिए इसका नाम जो है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी नाम कर दिया जाता है, जो कि इसका बिना क्रम के ही इसको एक्सेस किया जा सकता है। और जो रैम होती है वो रैम भी दो टाइप की होती है, एक होती है आपकी स्टैटिक रैम और एक होती है आपकी डायनेमिक रैम। रैम में एक चीज़ और होती है कि इसमें हम किसी भी प्रकार के डेटा को रीड भी कर सकते हैं और डेटा को राइट भी कर सकते हैं। तो ये पहले पॉइंट में आपको बताया था कि रीड राइट मेमोरी भी इसी रैम मेमोरी को कहा जाता है इस तरीके से। और रैम मेमोरी के बारे में एक पॉइंट और याद रख लीजिएगा कि ये जो है वो एक वोल्टेक टाइप की मेमोरी के अंतर्गत आती है। वोल्टेक टाइप की मेमोरी के अंतर्गत आने का मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ से अगर आप इस जो भी आपकी डिवाइस है, जो भी आपका कंप्यूटर है, उसके अगर आप उसके पावर को ऑफ कर देते हैं तो क्या होगा कि रैम के अंदर जो भी डेटा है वो सारा का सारा डेटा जो है वो ख़राब, यानी कि वो डिलीट हो जाएगा, ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। इसीलिए इसको वोल्टेक मेमोरी के अंतर्गत कहा जाता है। और नॉन वोल्टेक मेमोरी वो मेमोरी होती हैं जिनका जो डेटा है वो अगर हम कंप्यूटर को बंद कर दें, यानी उसके पावर को बंद भी कर दें, तो उसका डेटा जो है वो डिलीट नहीं होता है ऑटोमेटिक, जब तक हम उस डेटा को अपनी तरफ से डिलीट ना करें। तो अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे रैम के दो टाइप थे, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम में आप स्टैटिक रैम का मतलब SRAM भी कहते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। और ये क्या है कि एक इस स्टैटिक रैम की मेमोरी सेल में अगर कोई भी बिट आपकी स्टोर होती है किसी भी सेल में, तो उसमें क्या होगा कि तो इसमें इसके बिट में जो पावर सप्लाई अगर जब तक चलती रहती है तब तक इसमें डेटा स्टोर बना रहता है। और इसमें जो भी डेटा आप स्टोर करते हैं, ये स्टैटिक रैम में जो भी डेटा स्टोर करते हैं वो वोल्टेज के तौर पे इसमें डेटा को स्टोर किया जाता है। तो इन पॉइंटों को याद रखना है आपको कि इसमें स्टैटिक रैम में क्या होता है कि जब तक भी पावर सप्लाई है तब तक इसमें डेटा का स्टोरेज रहता है और इसमें जो भी डेटा स्टोर होता है वो वोल्टेज के तौर पर स्टोर किया जाता है। और अगर बिट स्टोर करने की अगर इसके यूनिट की बात करें तो एक फ्लिप फ्लॉप के बराबर ही होती है। जैसे अगर इसमें कहा जाए कि इसमें एक बिट में कितना डेटा स्टोर होगा तो वो एक बिट के बराबर ही होगा। जैसे एक फ्लिप फ्लॉप में एक बिट ही स्टोर होती थी। अब अगर इसके बारे में पूछा जाए कि इसे किस प्रकार से बना सकते हैं, तो इसे NPN ट्रांजिस्टर या MOS के माध्यम से बनाया जा सकता है। यानी MOS का मतलब यहाँ पे मॉसफेट है, ठीक है। तो इससे इसको बनाया जा सकता है। और फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट में जो वोल्टेज का स्तर होता है, जो भी वोल्टेज का लेवल होता है बिट स्टोर करने के लिए, जैसे कि अगर हाई वोल्टेज की बात करें, हाई वोल्टेज अगर है तो वहाँ पे आपका डेटा 1 स्टोर होगा और अगर लो वोल्टेज है तो वहाँ पे आपका 0 डेटा स्टोर होगा। तो इस प्रकार से वो क्या करेगा कि बाइनरी के तौर पर आपके डेटा को इसमें स्टोर किया जाएगा स्टैटिक रैम के अंतर्गत। और अगर इसके स्थान की बात करें तो ये फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनी हुई होती है, तो इसमें बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप लगते हैं। फ्लिप फ्लॉप की वजह से इसका जो जगह है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी और अगर इसकी जगह ज़्यादा होती है तो इसका घनत्व जो है वो कम हो जाता है। और स्टैटिक रैम जो होती है उसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है, क्योंकि इसमें एक्सेस करने का जो टाइम होता है वो बहुत ही कम लगता है इसमें एक्सेसन का टाइम। और इसकी वजह से क्या होगा कि इसमें बहुत सारे जब फ्लिप फ्लॉप कनेक्ट किए जाएंगे और तो क्या होगा कि इसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। और इसमें फ्लिप फ्लॉप होने की वजह से, सेमीकंडक्टर डिवाइस होने की वजह से इसमें जो जो भी पावर जा रही है वो पावर हीट के तौर पर इसमें लॉस के तौर पर निकलती है। तो ये आपको इन पॉइंट्स को याद रखना है। जितने भी यहाँ पे पॉइंट बताए गए हैं वो सारे के सारे पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट हैं और इन्हीं पॉइंट से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में। तो डायनेमिक का मतलब क्या हुआ कि ये कुछ देर में चलता रहता है, अपने आप चलेगा, नष्ट हो जाएगा, चलेगा, नष्ट हो जाएगा। तो यही मतलब है कि अगर इसमें पावर ऑन भी है ना, तो इसमें क्या होगा कि जो डेटा होगा वो कुछ टाइम में अपने आप ही डिलीट हो जाएगा।
और इसमें जो डेटा है वो चार्ज के तौर पर इसमें स्टोर किया जाता है और इसको बनाने के लिए मॉसफेट का उपयोग किया जाता है। जबकि SRAM स्टैटिक रैम की बात करें तो उसके लिए हम ट्रांजिस्टर, NPN ट्रांजिस्टर या मॉसफेट दोनों का यूज़ कर सकते हैं। पर डायनेमिक रैम की बात करें तो इसको सिर्फ मॉसफेट से ही बनाया जाता है। तो इन पॉइंट को ध्यान रखना है आपको कि इसमें जो क्या होगा कि जो पावर है, पावर ऑन भी है तब भी आपका डेटा ऑटोमेटिक अपने कुछ टाइम के अंतराल में डिलीट हो जाएगा। इसमें जो जानकारी होगी उसको आप एक चार्ज के तौर पर स्टोर करेंगे। ये किससे मिलकर बनती है? तो ये मॉसफेट से मिलकर बनती है। और इसके एक मॉस सेल को एक यूनिट कहा जाता है, यानी कि एक जो मॉस सेल होगा उसमें एक यूनिट ही स्टोर होगा, इसलिए इसको एक सेल कहा जाएगा। और डेटा उसी तरीके से स्टोर होगा जैसे वोल्टेज के तौर पे होता था। अगर हाई वोल्टेज है तो फिर आपका 1 स्टोर होगा, और अगर लो वोल्टेज है तो फिर वहाँ पे आपका 0 स्टोर हो जाएगा। और एक सेल में बहुत कम स्थान जो है वो इसमें लगते हैं, इसलिए इसका जो घनत्व है वो ज़्यादा हो जाएगा। ध्यान रखना, SRAM का जो घनत्व है वो कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप लगते हैं। जबकि ड्रैम का जो घनत्व है वो बहुत अधिक होता है, क्योंकि इसमें बहुत कम मॉसफेट की ज़रूरत होती है। इसकी कीमत अगर हम कंपेयर करें स्टैटिक रैम के अंतर्गत तो उससे कम ही होगी, और ये बहुत स्लो स्पीड में काम करती है स्टैटिक रैम के कंपैरिजन में। इसका आवेश जो होता है, जो भी इसमें चार्ज होता है, वो अपने आप थोड़ी देर में लीक हो सकता है। तो इसमें ऐसा सर्किट की ज़रूरत होती है जो कि क्या करे, इस जो ड्रैम का डेटा है उसको अपने आप पढ़े, और जैसे ही ड्रैम का डेटा डिलीट होता है तो फिर से अपने आप यहाँ से बैकअप के तौर पर डेटा को दे और फिर से उसमें स्टोर कर सके। तो क्या करेंगे कि ऐसे सर्किट को एक रिफ्रेशिंग सर्किट कहते हैं, जो कि ड्रैम में ऑटोमेटिकली अलग से कनेक्ट करना होता है, क्योंकि इसमें डेटा अपने आप कुछ समय में नष्ट होने लगता है। तो ये थोड़े थोड़े मिली सेकेंड में ड्रैम को फिर से आवेशित करता रहेगा, और कभी कभी इसे ड्रैम की चिप पर ही बना दिया जाता है। तो इसको क्या कहेंगे, मतलब कि जो ड्रैम है उसको हम एक चिप पर भी बना सकते हैं, तो इसलिए IRAM भी कहते हैं। तो इसका दूसरा नाम भी याद रखना, कभी कभार क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि जो ड्रैम है उसका दूसरा नाम क्या होता है, तो IRAM होता है, क्योंकि इसको चिप पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके से आप इस ड्रैम के बारे में जितने भी पॉइंट आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, इन्हीं पॉइंट से आपके क्वेश्चन बनते हैं, और इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं हम रोम की। रोम क्या है? रोम का फुल फॉर्म पूछा जाएगा, तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। जैसे कि आप इसके रीड ओनली मेमोरी, इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि इसमें जो डेटा जो भी रखा गया है उसको सिर्फ हम पढ़ सकते हैं, उसमें अपनी तरफ से कोई भी जानकारी, नई जानकारी को नहीं दिया जा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि इस मेमोरी में जो भी डेटा पहले से स्टोर है, सिर्फ उस डेटा को पढ़ा जा सकता है, उसको नया डेटा नहीं दिया जा सकता। कहने का मतलब ये हुआ कि उसके डेटा को चेंज नहीं किया जा सकता है। और ये क्या है कि एक सेमीकंडक्टर आईसी के रूप में उपलब्ध होती है, और इसमें समान आकार के जो जितने भी रजिस्टर हैं उनका आकार समान होता है, और एक विशेष प्रकार के रजिस्टर को पढ़ने के लिए इसका जो एड्रेस है वो दिया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे रैम में होता था। और साथ ही साथ एक इसमें कंट्रोल सिग्नल रीड, जो कंट्रोल सिग्नल है रीड के तौर पर भी इसमें प्रदान किया जाता है। कंट्रोल सिग्नल का मतलब यह हुआ कि किसी भी एड्रेस के डेटा को अगर हमें रीड करना है तो उसके लिए हमें एक स्पेसिफिक जो पाथ है उसको सिलेक्ट करना होगा, और इसी को हम कंट्रोल सिग्नल कहते हैं। तो ये रीड के तौर पर इसमें दिया जाता है। और अगर सबसे खास बात इसकी ये होती है कि अगर हम पावर ऑफ कर दें तो भी इसकी जो जानकारी है, इसमें जो भी जानकारी रोम में जो भी जानकारी स्टोर है वो ऑटोमेटिक डिलीट नहीं होगी जब तक हम उसे अपने तरफ से डिलीट ना करें। तो इसीलिए इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी, परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है कि बताइए इनमें से कौन सी मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी है और कौन सी मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो आपको ध्यान रखना है कि जिन भी मेमोरी में अगर हम पावर को ऑफ करते हैं और उनका डेटा अपने आप डिलीट हो जाता है तो उन मेमोरी को हम वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, जैसे कि आपकी रैम थी। उसी प्रकार से अगर जिन भी मेमोरी में डेटा पावर को ऑफ करने पर, यानी कि कंप्यूटर के अगर स्विच को अगर आप ऑफ कर देंगे फिर भी अगर उसका डेटा जो उसके अंदर हमने पहले से फिक्स किया हुआ है वो बना रहता है, तो फिर उस मेमोरी के टाइप को नॉन वोलेटाइल परमानेंट मेमोरी के अंतर्गत रखा जाता है, या फिर नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी हम उसको कह सकते हैं। जैसे कि आपकी रीड ओनली मेमोरी थी। रीड ओनली मेमोरी में जो भी डेटा होता है वो तब तक उसका डिलीट नहीं होता जब तक हम अपने तरफ से उसको मैनुअली डिलीट ना कर दें। वो पावर ऑफ होने पर ऑटोमेटिक डिलीट नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको ये सारे के सारे पॉइंट ध्यान रखने हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है वो बन के आते हैं। अगर हम रोम की बात करें तो ये जो रोम है ये कुल 4 प्रकार की होती है। एक होती है इसकी मास्क रोम, फिर होती है आपकी प्रोम, फिर आपकी ई प्रोम और ई प्रोम। इस तरीके से आपके ये रोम के जो हैं वो 4 प्रकार हो जाते हैं।
अगर हम मास्क रोम की बात करें तो इस रोम के निर्माण के समय ही इसमें जो चिप है उसके प्रोग्राम को हम लिख देते हैं, और एक बार प्रोग्राम लिखने के बाद उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, और ऐसा ना तो हम जो भी यूज़र है वो कर सकता है, और ना ही किसी भी तरीके के डिवाइस को उसके मतलब माध्यम से किया जा सकता है। यानी कि ये बिल्कुल एक बार अगर बना दिया और उसमें बनाते समय ही इसमें प्रोग्राम को फिट करना होता है, और अगर प्रोग्राम को फिट कर दिया फिर जो भी इसका यूज़ कर रहा है ना तो वो अपनी तरफ से डेटा को इसमें अलग न इसके डेटा को चेंज कर सकता है, और ना कोई ही डिवाइस के माध्यम से इसके डेटा को चेंज किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बिल्कुल फिक्स डेटा की मेमोरी के अंतर्गत आता है। और यदि इसमें नया प्रोग्राम लिखना होता है तो फिर क्या होती है कि रोम की नई आईसी को ही बनाना पड़ता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं किया जाता है। जैसे ठीक वैसे ही जैसे आप एक कागज़ पर कुछ लिख देते हैं, उसके बाद फिर उसको मिटाना, पेन से अगर आप लिख देते हैं तो फिर उसको मिटाना पॉसिबल नहीं होता है। और इसमें क्या होता है कि इनका उपयोग कहाँ होता है, तो इनको जब माइक्रो कंट्रोलर बनाना होता है, जैसे कि आपके माइक्रो कंट्रोलर होते हैं वो अलग अलग काम के लिए अलग अलग प्रकार के माइक्रो कंट्रोलर की ज़रूरत होती है। और माइक्रो कंट्रोलर को थोड़ा सा समझिएगा यहाँ पे, हालांकि इसका टॉपिक जब आएगा तब आपको डिटेल में बताएंगे। तो माइक्रो कंट्रोलर में क्या होता है कि कोई भी पर्टिकुलर आपको काम करवाना है, जैसे मान लीजिएगा आपको कोई भी काम कराना है, जैसे मान लीजिए वॉशिंग मशीन को ही समझ लीजिएगा आप, तो उसमें क्या होगा कि उसका टाइम फिक्स होगा कि इतने टाइम तक वो काम करेगी, इतने टाइम तक उसका जो भी अंदर का पार्ट है वो चलेगा, इतने टाइम में ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा या जो भी है। तो उसको उसमें एक माइक्रो कंट्रोलर की ज़रूरत होती है, उसमें माइक्रो कंट्रोलर यूज़ किया जाता है। एक छोटे से उदाहरण के तौर पे आपको बता रहे हैं, तो उसमें पहले से कुछ ना कुछ प्रोग्राम को फिक्स करना होता है कि ये इतने टाइम ड्यूरेशन तक चलेगा या इस तरीके से, या जो भी बाकी की डिवाइसेस हैं ऑटोमेटिक काम करने वाली डिवाइस होती हैं उनमें माइक्रो कंट्रोलर की ज़रूरत होती है। तो ऐसे प्रोग्राम को फिक्स करने के लिए फिर इस मेमोरी की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसके प्रोग्राम में इसमें किसी भी प्रकार का कोई ऑटोमेटिक परिवर्तन नहीं होगा, और ऑटोमेटिक क्या इसमें तो मैनुअली परिवर्तन भी नहीं होगा। तो इस जगह ऐसी जगहों पर माइक्रो कंट्रोलर की चिप के साथ साथ जो एम्बेडेड सिस्टम होते हैं उनमें हम इस मेमोरी का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, और इसको हम मार्क्स रोम के अंतर्गत इसको कहते हैं, यानी कि इसको प्रोग्राम मेमोरी भी कहा जाता है। इसके बाद बात आती है आपकी प्रोम की। तो प्रोम का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म है। तो ये फुल फॉर्म बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम में बहुत बार आता है। और इसमें बहुत सारे डायोड हैं, उनका उपयोग किया जाता है, जिनको आवश्यकता अनुसार जो है वो फ्यूज किया जा सकता है। तो ध्यान रखना है कि इसमें इसको किस तरीके से बनाते हैं, तो इसको डायोड की मदद से बना देते हैं। और जहाँ पर डायोड होता है वहाँ पर 0 या फिर 1 होता है, और ये जो है हाई वोल्टेज लो वोल्टेज पर डिपेंड करता है। जहाँ पे हाई वोल्टेज होता है तो डायोड को फ्यूज़ कर दिया जाता है, कर देता है, लेकिन एक बार प्रोग्राम इसमें अगर लिख देते हैं तो फिर इस प्रोग्राम को हम नहीं हटा सकते हैं, इसलिए इसको प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। इसके बाद बात आती है आपकी ई प्रोम की। ई प्रोम क्या है? ई प्रोम का ई, सबसे पहले ई की बात करें तो ये इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, यानी कि इसके डेटा को हम किसी भी तरीके से हटा सकते हैं। कोई ना कोई इसका एक तरीका होता है जिसमें अगर एक बार इसके डेटा को लिख देते हैं तो फिर उस डेटा को हटाना थोड़ा सा पॉसिबल हो जाता है। तो इसमें जो जानकारी है वो किस प्रकार से आपकी स्टोर की जाती है, तो चार्ज के तौर पर स्टोर की जाती है। चार्ज के तौर पर इसमें डेटा को स्टोर किया जाता है, और जो है ये स्टार्टिंग में खाली होती है, यानी कि जो भी पार्ट है इसमें जो भी डेटा है वो खाली होता है, और जिसमें ई प्रोग्रामर के माध्यम से, यानी कि एक ई प्रोग्रामर होता है उसके माध्यम से इसमें प्रोग्राम को लिखा जाता है। तो ये पॉइंट आपको सारे के सारे पॉइंट याद रखने हैं कि इसमें प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। तो ई प्रोग्रामर के माध्यम से इसमें प्रोग्राम को लिखते हैं, और यदि इसके प्रोग्राम को हमें हटाना होता है तो फिर हमें इसमें परावैगनी किरणों की ज़रूरत होती है, जिनको अगर 20 मिनट तक इस पर अप्लाई किया जाता है तो इसका सारा का सारा जो भी आवेश है वो लीक हो जाएगा। लीक होने का मतलब ये होगा वो डेटा निकल जाएगा, और फिर हम इसमें एक नए प्रोग्रामर यानी कि नए प्रोग्राम को लिखने के लिए फिर से नए ई प्रोग्रामर की मदद से इसके खाली स्थान को भर सकते हैं। इसीलिए इसको इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। तो आपको इसमें याद रखना है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, इसमें डेटा किस तरीके से स्टोर होता है, इसके डेटा को कैसे लिखते हैं, तो ई प्रोग्रामर की मदद से लिखते हैं। इसमें किन किरणों की मदद से डेटा को लीक किया जाता है, यानी कि आवेश को लीक किया जाता है, यानी कि इसके डेटा को प्रोग्राम को हटाया जाता है, तो उसके लिए परावैगनी किरणों की ज़रूरत होती है। लगभग कितना टाइम लगता है, तो टाइम भी याद रखना है, 20 मिनट लगभग टाइम लगता है इसको हटाने के लिए। और जब ये खाली हो जाती है तो फिर से ई प्रोग्रामर की मदद से इसमें डेटा को स्टोर किया जा सकता है। इसके बाद आती है आपकी ई प्रोम।
यानी कि इसको ई स्क्वायर प्रोम भी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म याद रखना है, फुल फॉर्म पूछा जाता है तो फुल फॉर्म है इसका इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें डेटा को मिटाने के लिए क्या है कि इसकी बहुत ही आसान सी मेथड होती है, जहाँ पर जो आईसी है उसमें से डेटा को हटाने के लिए उसे कंप्यूटर बोर्ड से सबसे पहले निकाल लिया जाता है और हाई वोल्टेज पल्स की मदद से उस मेमोरी के संपूर्ण हिस्से, यानी कि उसमें जितना भी डेटा स्टोर है उसके संपूर्ण हिस्से या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर पार्ट में से जो भी मेमोरी है, जो भी डेटा है, उसको आराम से हटा सकते हैं। तो इतनी सी आपकी ये जानकारी है, इनको आपको याद रखना है। तो इसके लिए आपका डेटा किस प्रकार से स्टोर होगा, यानी कि आईसी के तौर पे इसमें डेटा जो है मिटाया जाता है कंप्यूटर बोर्ड से, सबसे पहले इसको निकालना होगा, फिर हाई वोल्टेज की पल्स की मदद से। एक पॉइंट याद रखना है, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि ई प्रोम के बारे में बताइए, क्या इसके संपूर्ण डेटा को एक साथ जैसे मान लीजिएगा इसके डेटा को अगर हमें हटाना है तो क्या पूरा डेटा उड़ जाएगा, यानी कि पूरा डेटा हट जाएगा, या फिर हम इसके किसी स्पेसिफिक पार्ट को भी हटा सकते हैं। तो इसमें से ये याद रखना है कि अगर हम चाहें पूरे डेटा को हटाना तो पूरा भी हट जाएगा, किसी स्पेसिफिक पार्ट को हटाना चाहें यानी किसी फोल्डर को हटाना चाहें तो वो भी हट सकता है। इसका इतना आपको याद रखना होगा। तो इस तरीके से आपके ये कंप्लीट हो जाते हैं। कल के जो 30 नंबर की क्लास होगी उसकी क्लास में हम इसके आगे के क्वेश्चन जो भी पार्ट होंगे सेकेंडरी मेमोरी उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के हमारे टेक्नीशियन एग्ज़ाम के किसी भी टेक्नीशियन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे हैंड रिटन पीडीएफ नोट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको कंप्लीट थ्योरी, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और इनको आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं इसके लिए आपको इस दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है। बाकी की जानकारी आपको इसी व्हाट्सएप पर मैसेज पर मिलेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।